नमस्कार दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है कि एनसीईआरटी विज्ञान है, वहाँ से दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम जो दोस्तों एनसीईआरटी विज्ञान है उसका सॉल्यूशन पढ़ेंगे। तो दोस्तों विज्ञान में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, जहाँ जहाँ जिस जिस पॉइंट से पूछे गए हैं, जिस जिस टॉपिक से पूछे गए हैं दोस्तों, उन सभी टॉपिकों को क्रम से पढ़ेंगे और चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। एनसीईआरटी विज्ञान से दोस्तों आपने देखा ही होगा कि जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम हुए हैं उनमें आपने पढ़ा ही होगा कि जहाँ जहाँ से प्रश्न पूछे गए उन चैप्टरों को दोस्तों डिटेल में पढ़ेंगे। और यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से पढ़ेंगे कि यदि आप दोस्तों यदि क्लास को ही पढ़ लेंगे तो आप जो है क्लास पढ़ने के बाद ही आपको पूरा चैप्टर, लगभग पूरा चैप्टर आपको याद ही हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हम दोस्तों पढ़ने वाले जो हैं एनिमेशन के माध्यम से पढ़ने वाले। यहाँ पर मैं आपको कुछ क्लास के जो नोट्स हैं उसको दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको पढ़ना है। यहाँ पर जो आप दोस्तों पढ़ पाएंगे कि यह जो पीडीएफ है, ये नोट्स हैं, पूरी किताब का निचोड़ मिलेगा आपके लिए जहाँ जहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। तो इतनी डिटेल थोड़ी में पढ़ाएंगे आपके लिए, क्वेश्चन आंसर भी कराएंगे प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए हैं, क्योंकि यहीं से कंसेप्ट बनता है, यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। और यदि आप इन्हीं प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे, इसी थ्योरी को आप पढ़ लेंगे, तो आपसे दोस्तों यदि कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो लगभग सभी प्रश्नों को आप जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैं आपके लिए दिखा रहा हूँ इस तरीके के नोट्स हैं। दोस्तों हम क्लास में समझते हैं कि किस तरीके से हमें जो है दोस्तों चैप्टर वाइज जो है एनसीईआरटी विज्ञान का जो सार है या कहें निचोड़ है वह पढ़ना है। एनसीईआरटी विज्ञान से जहाँ जहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी चैप्टरों को डिटेल थ्योरी के साथ, कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे। चलिए क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी की साइंस का चैप्टर जो है पाचन तंत्र या कहें तो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में समझने वाले हैं। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि एनसीईआरटी की जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं या टॉपिक हैं जिनसे दोस्तों पिछली परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं, उस चैप्टर को लगभग हम डिटेल में ही पढ़ते हैं और इसमें भी दोस्तों हम डिटेल में ही पढ़ेंगे। दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं और प्रत्येक उस पॉइंट को समझेंगे जहां से प्रश्न पूछा गया है। पाचन तंत्र को जो है दोस्तों डिटेल में ही पढ़ेंगे और यहाँ पर हम समझेंगे कि जो मनुष्य का जो पाचन तंत्र है वह किस तरीके से कार्य करता है। जैसे आपको पता ही होगा कि जब भी मनुष्य भोजन ग्रहण करता है तो वह आहार नाल के द्वारा सबसे पहले कहाँ पर जाता है, आमाशय में जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप समझेंगे कहाँ पर जाता है, आमाशय में जाता है। और आमाशय में पहुंचने के पश्चात दोस्तों यहाँ पर लगभग 3 से 4 घंटे, लगभग 4.5 घंटे तक यहाँ पर भोजन रहता है। यहीं पर दोस्तों एक जो है एक ग्रंथि होती है जिसे गैस्ट्रिक ग्रंथि कहा जाता है। वहाँ पर गैस्ट्रिक रसायन निकलता है जिसे एंजाइम कहा जाता है या कहें तो जूस निकलता है। तो वो सारी चीज़ें समझेंगे कि जूस यहाँ पर निकलता है, इसकी किस तरीके की दीवारें होती हैं, तो वह जूस क्या कार्य करता है। यहीं पर दोस्तों HCl अम्ल जो निकलता है, क्यों इसको जो है कायमा में तोड़ देता है, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है भोजन को। अभी हम समझेंगे कि यह जो HCl अम्ल जो है किस तरीके से इस भोजन का जो है कायम में बदलता है। कायम क्या होता है दोस्तों, छोटे छोटे टुकड़ों में जो भोजन टूटता है उसी को हम कायम कहते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि जब भी जो है मनुष्य भोजन जो है ग्रहण करता है तो वह आहार नाल के द्वारा सबसे पहले आमाशय में पहुँचता है, जहाँ पर दोस्तों लगभग 3.5 घंटे से 4.5 घंटे तक भोजन रहता है। और यहाँ पर दोस्तों भोजन का आंशिक पाचन हो जाता है, कहाँ पर, आमाशय में या कहें तो स्टोमाच में। यहीं पर दोस्तों HCl अम्ल निकलता है, कहाँ पर, यहाँ आप समझेंगे कि यह जो आमाशय है इसी में दोस्तों HCl अम्ल निकलता है। और यही HCl अम्ल जो है इस भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। क्या करता है वह, इसको छोटे छोटे भोजन को जो है छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, जिसको हम कायम कहते हैं। क्या कहते हैं, कायम कहते हैं। यहीं पर दोस्तों गैस्ट्रिक ग्रंथियां होती हैं जिससे गैस्ट्रिक जूस निकलता है, वह भी पाचन में सहायता करता है। अभी हम सारी चीज़ें डिटेल में समझेंगे, थोड़ा सा अभी इसलिए समझ रहे हैं कि हम किस तरीके से इसको पढ़ने वाले हैं। तो अभी हम सारी चीज़ें समझेंगे कि जैसे कि छोटी आंत के बारे में समझेंगे कि छोटी आंत जो है कितनी जो है किस तरीके से पाचन करती है, यहाँ पर कौन कौन से रसायन पाए जाते हैं। आपको पता ही होगा कि यह जो छोटी आंत होती है इसमें दोस्तों भोजन का लगभग संपूर्ण पाचन हो जाता है। पतली वाली जो देख पा रहे हैं वो अब छोटी आंत होती है और यह मोटी वाली जो देख पा रहे हैं ये बड़ी आंत होती है। यहाँ दोस्तों आप समझ सकते हैं कि इसमें दोस्तों दर्शाया गया है कि जब भी दोस्तों भोजन को हम ग्रहण करते हैं तो आहार नाल दोस्तों कहाँ से शुरू होती है, आहार नाल वह होती है जहाँ पर दोस्तों भोजन का पाचन होता है। तो मुख से ही भोजन का जो है पाचन शुरू हो जाता है और मुख से जो जैसे ही हम भोजन को दोस्तों ग्रहण कर लेते हैं वह आहार नाल के द्वारा, जिसे ईसोफेगस कहा जाता है, जो नली होती है, जैसा कि यहाँ पर आप समझेंगे कि ये जो नली होती है, ये वाली जो नली है ये क्या कहलाती है,
आहार नली यानी ईसोफेगस कहा जाता है। ये यहीं से दोस्तों भोजन जो है इधर से कहाँ पर आता है, आमाशय में आ जाता है। ईसोफेगस के द्वारा कहाँ पर पहुँचता है, आमाशय में पहुँचता है। और आमाशय में दोस्तों लगभग 3.5 से 4.5 घंटे तक यहाँ पर भोजन रहता है। और 3.5 से 4.5 घंटे में क्या होता है, यहीं पर दोस्तों HCl अम्ल निकलता है। और HCl अम्ल जो है इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। यहीं पर दोस्तों गैस्ट्रिक जूस भी निकलता है, यही स्टोमाच के द्वारा। इसको स्टोमाच या कहें तो आमाशय कहते हैं, पेट भी कहते हैं ग्रामीण भाषा में। तो दोस्तों इसको दोस्तों आप समझ चुके हैं। यहाँ पर अब हम सारी चीज़ें समझेंगे कि दोस्तों यहाँ पर जैसे आप समझेंगे कि लीवर दोस्तों किस तरीके से कार्य करता है। लीवर से भी दोस्तों एक पित्त रस निकलता है जो कि कहाँ पर पहुँच जाता है, यहाँ पर एक पित्त की थैली होती है जिसे पित्ताशय कहा जाता है। लीवर से जो पित्त रस निकलता है वह उसमें पहुँच जाता है, कहाँ पर, पित्त की थैली में। और वही पित्त की थैली जो है दोस्तों इस रस को इस छोटी वाली आंत में पहुँचा देती है। यह क्या करता है दोस्तों, भोजन को पचाने में बहुत ज़्यादा सहायक जो रसायन होते हैं या कहें तो एंजाइम्स होते हैं यह। तो हम सारी चीज़ें दोस्तों अभी समझेंगे, स्टेप से समझेंगे कि भोजन ग्रहण करने पर किस तरीके से जो है उसका पाचन होता है। तो दोस्तों यहाँ आप समझ सकते हैं कि जैसे कि इसमें दोस्तों जैसे ही भोजन जो है यहाँ से आ जाएगा, किसमें, आमाशय में। आमाशय से दोस्तों भोजन पहुँच जाएगा छोटी वाली आंत में। छोटी आंत से दोस्तों यहाँ पर दोस्तों कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, इन सभी का लगभग यहाँ पर संपूर्ण पाचन हो जाता है, कहाँ पर, छोटी आंत में। और यहीं से भोजन पहुँच जाता है बड़ी वाली आंत में। यहीं से दोस्तों बड़ी वाली आंत में भोजन पहुँच जाता है और यहाँ पर दोस्तों जल की मात्रा को अवशोषित किया जाता है। वो सारी चीज़ें अभी हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो चलिए आगे समझते हैं। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि पाचन तंत्र या कहें तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे आहार नाल, सबसे पहले हम समझ रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि भोजन सबसे पहले हम जैसे ग्रहण करते हैं भोजन, तो वहीं से पढ़ रहे हैं कि यहाँ से भोजन किस तरीके से, जैसे ये जो आप समझ पा रहे हैं श्वास नली यहाँ पर होती है, श्वास नली और भोजन नली दोनों दोस्तों यहाँ पर कॉमन होती है। यहीं से भोजन, जिसको ईसोफेगस कहा जाता है, ग्रास नली, इसी ग्रास नली के द्वारा दोस्तों भोजन पहुँच जाता है कहाँ पर, आमाशय में या कहें तो पेट में पहुँच जाता है, जिसको स्टोमाच कहा जाता है। अभी हम समझेंगे, जैसे अभी हम समझ रहे हैं कि आहार नाल दोस्तों मुख से प्रारंभ होकर के कहाँ तक आहार नाल जो है पाई जाती है। और आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि आहार नाल की जो लंबाई है दोस्तों वह दोस्तों कितनी होती है, 9 मीटर या 33 फीट होती है। कितनी होती है, 9 मीटर या फिर 33 फीट होती है यह आहार नाल। यानी कि मुख से लेकर के छोटी आंत, बड़ी आंत, सभी जो इसके मुख्य पार्ट होते हैं उनको मिला करके 9 मीटर या कहें तो 33 फीट के बराबर होती है। यहाँ हम दोस्तों समझते हैं कि यह जो आहार नाल है यह जो है कहाँ से कहाँ तक पाई जाती है। जैसे आहार नाल का जो प्रारंभ होता है दोस्तों कहाँ से होता है, मुख से होता है। सबसे पहले कहाँ से होता है, मुख से आहार नाल प्रारंभ हो जाती है। कहाँ से, मुख से, जिसको वक्कल कैविटी के नाम से जानते हैं। यहीं से दोस्तों ये श्वास नली और यहीं पर ग्रास नली आती है, दोनों कॉमन होती है यहाँ पर। तो ईसोफेगस कहा जाता है। इसके द्वारा दोस्तों भोजन खिसकता हुआ यहाँ पर आ जाता है पेट में। कहाँ पर आता है, आमाशय में या कहें तो स्टोमाच में भोजन पहुँच जाता है। यह जो दोस्तों आपने देखी ग्रास नली या जिसको एसोफेगस या ईसोफेगस के नाम से जानते हैं, यहाँ पर दोस्तों कोई भी पाचन रसायन नहीं पाया जाता है और यहाँ पर इसका भोजन का पाचन भी नहीं होता है। याद रखेंगे, जहाँ यहाँ से प्रश्न कई बार पूछा गया है कि आहार नाल के किस पार्ट में भोजन का पाचन नहीं होता, तो वह होता है एसोफेगस या कहें तो ग्रास नली में। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों श्लेष्म ग्रंथियाँ ही पाई जाती हैं, जिसके चिपचिपा जो चिकना चिकना जो है श्लेष्म जो होता है उसके द्वारा भोजन खिसकता हुआ कहाँ पर पहुँच जाता है, आमाशय में पहुँच जाता है। यहाँ पर कोई भी पाचन ग्रंथियाँ नहीं है, ना ही कोई पाचक रस जो है यहाँ पर पाया जाता है। यदि मुख की बात करें दोस्तों हम, तो मुख में दोस्तों यहाँ पर लार ग्रंथियाँ होती हैं। लार ग्रंथियों से कुछ रसायन निकलते हैं या कहें तो एंजाइम्स निकलते हैं। उनसे दोस्तों कुछ मात्रा में यहाँ पर भोजन का आंशिक पाचन हो जाता है।
यहाँ पर क्या होता है, कुछ कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाता है। यहाँ पर दोस्तों एक एमाइलेज, अल्फा एमाइलेज एक रसायन होता है, वह यहाँ से निष्कासित होता है, तो वह पाचन में सहायक है। आगे हम पहले आहार नल को समझते हैं, सभी को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जैसे ही भोजन कहाँ पर पहुँच जाता है दोस्तों, आमाशय में पहुँच जाता है। सबसे पहले भोजन कहाँ पर पहुँचा, ग्रास नली से आमाशय में, और आमाशय से दोस्तों कहाँ भोजन पहुँचेगा, छोटी आंत में। कहाँ पर पहुँचेगा, छोटी आंत में, या कहें तो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँच जाता है। इसी प्रकार दोस्तों छोटी आंत से जो भोजन है वह पहुँचेगा बड़ी आंत में। यहाँ पर जो मोटे आकार की जो है वह बड़ी आंत होती है, यह मोटी होती है, लेकिन इससे पतली वाली यानी छोटी आंत से छोटी होती है। अभी हम सारी चीज़ों को डिटेल में समझेंगे। दोस्तों यहाँ पर हम समझते हैं कि भोजन का पाचन किस तरीके से, इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो एनसीईआरटी के हैं, उसको हम समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप पढ़ेंगे कि यहाँ पर आप समझ सकते हैं, यहाँ पर विशेष पॉइंट आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि विटामिन और मिनरल्स शरीर में पाचित नहीं होते हैं, या कहें तो इनका पाचन नहीं होता है, क्योंकि ये दोस्तों पहले से ही अति सूक्ष्म होते हैं, अतः इन्हें और अधिक मात्रा में सूक्ष्म यानी कि तोड़ना संभव नहीं हो पाता है। जैसे कि आप समझेंगे दूध में जो उपस्थित कैल्शियम की मात्रा, आगे आप समझेंगे। यहाँ दोस्तों आप समझेंगे, हमने अभी समझा था कि दोस्तों जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, यदि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दोस्तों किस में इसका पाचन होगा, ये जैसे कि दोस्तों यहाँ पढ़ सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन है ग्लूकोज में हो जाता है, यानी फैट यानी कि बसा से क्या हमें प्राप्त होता है, फैटी एसिड। इसी प्रकार प्रोटीन किस में टूट जाता है, अमीनो अम्लों में टूट जाता है। इस तरीके से दोस्तों जो भोजन में पोषक तत्व हैं उनका पाचन होता है। यहाँ पर आप फिर से समझेंगे कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसका पाचन दोस्तों किस में होता है, ग्लूकोज में होता है। इसी प्रकार फैट यानी कि वसा, जो तेलीय पदार्थ जो होते हैं उनका दोस्तों फैटी एसिड में, या कहें तो वसीय अम्ल में उनका क्या होता है, पाचन होता है, या कहें तो इसमें वह टूट जाता है। आगे आप समझेंगे प्रोटीन जो पाचित होती है तो उसके द्वारा हमें क्या प्राप्त होता है, अमीनो एसिड में टूट जाती है, और हमें जो पोषक तत्व जो है अमीनो एसिड प्राप्त होता है। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि इससे पहले मैं दोस्तों एक अन्य चैनल पर पढ़ा रहा था, जहां पर मेरा फ़ोन चोरी हो गया, और वह जो जीमेल अकाउंट है मेरा दोस्तों पुराना था, जिसका पासवर्ड मुझे ध्यान नहीं है, और वह पासवर्ड की वजह से ही मेरा चैनल लॉगिन नहीं हो पा रहा है। इस चैनल पर मैं दोस्तों आपके लिए पढ़ा रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप समझ चुके होंगे कि मैं जो लगभग जितनी भी क्लास है आपके लिए पढ़ा रहा हूँ वह लगभग डिटेल में ही पढ़ा रहा हूँ। इस तरीके से आप दोस्तों समझ सकते हैं। दोस्तों यहाँ हम समझेंगे कि जब भी भोजन जो है दोस्तों, यहाँ हम समझ सकते हैं कि भोजन जो है ग्रास नली के द्वारा, ईसोफेगस के द्वारा कहाँ पर आ रहा था दोस्तों, आमाशय में आ रहा था। किस में आ रहा था, स्टोमाच में आ रहा था। मैंने बताया था दोस्तों यह जो लीवर होता है, लीवर से पित्त रस निकल करके पित्त की थैली में आ जाता है, और पित्त की थैली से निकल करके वह छोटी आंत में पहुँच जाता है। यहाँ पर हम समझेंगे कि यह जो आमाशय है, जिसको हम पेट या कहें तो स्टोमाच कहते हैं, क्या कहते हैं, पेट या स्टोमाच कहते हैं, इसमें भोजन का पाचन किस तरीके से होता है, इसकी संरचना किस तरीके की होती है, यहाँ पर आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों यह जो पार्ट आप देख पा रहे हैं, जो ग्रास नली से इसका जो पार्ट जुड़ा हुआ है, किसका, पेट का, या कहें तो आमाशय का, तो इसको दोस्तों क्या कहा जाता है, कार्डियक कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, कार्डियक भाग कहते हैं। ये कौन सा होता है, कार्डियक भाग होता है, जो कि ग्रास नली से जुड़ा होता है। यहीं पर दोस्तों भोजन जो है ग्रास नली से कहाँ पर पहुँचता है, पेट में पहुँचता है, या कहें तो आमाशय में पहुँचता है। इसका जो मध्य वाला भाग जो होता है दोस्तों, ये वाला, यह होता है फंडिक। कौन सा होता है, फंडिक वाला। कौन सा होता है, ये वाला भाग जो है फंडिक कहलाता है। इसी प्रकार जो लास्ट वाला पार्ट यहाँ पर जो दोस्तों समझेंगे आप, क्योंकि इससे जो नीचे वाला जो पदार्थ जो भोजन है वह नीचे कहाँ पर पहुँचता है, छोटी आंत में। तो छोटी आंत और जो आमाशय का जो हिस्सा जुड़ा हुआ है, इस हिस्से को दोस्तों क्या कहते हैं, पाइलोरिक, या कहें तो पाइलोरस कहा जाता है। पाइलोरिक इसको कहते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से दोस्तों आप समझ सकते हैं। यहाँ दोस्तों हम समझेंगे कि छोटी आंत में दोस्तों पाचन किस तरीके से होता है। जैसे कि आप यहाँ पर संरचना में समझ सकते हैं, इस तरीके की छोटी आंत होती है, और यहाँ पर दोस्तों पाचन इसका किस तरीके से होता है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर समझेंगे। तो दोस्तों चलिए आगे हम समझते हैं कि जैसे कि छोटी आंत में भोजन का पाचन किस तरीके से होता है, वो सारी संरचना हम समझेंगे। सबसे पहले छोटी आंत के बारे में समझ लेते हैं।
जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि छोटी आंत जो है, ये जो संरचना आप देख पा रहे हैं, ये किसकी संरचना है? छोटी आंत की है। यह लगभग 6.5 मीटर तक यह छोटी आंत ही पाई जाती है। यह कौन सा हिस्सा होता है? यह आमाशय का होता है। इससे आमाशय ही भोजन जो निकल करके छोटी आंत में पहुंचता है। यह बड़ी आंत होती है जो कि मोटाई में दोस्तों चौड़ी है, लेकिन यह पतली है और यह लंबाई में बहुत ज़्यादा है। यानी यह छोटी होती है और यह लंबी अधिक होती है। पतली वाली जो है छोटी आंत अधिक लंबी होती है, जबकि यह मोटी वाली जो है बड़ी आंत जो है मोटी होती है लेकिन छोटी होती है। आप जो है इस तरीके से इसको ध्यान रखेंगे। अब हम समझेंगे कि कौन सा रसायन किस चीज़ का दोस्तों पाचन करता है। दोस्तों आमाशय जो होता है, इसी से दोस्तों कौन सा अम्ल निकलता है? HCl अम्ल निकलता है। कौन सा निकलता है? HCl, जिसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के नाम से जानते हैं। यह कहाँ पर पाया जाता है दोस्तों? इसकी जो दीवारों के अंदर पाया जाता है। यहीं पर इसकी जो दीवारों के ऊपर दोस्तों एक श्लेष्म झिल्ली पाई जाती है, जो कि इस HCl अम्ल से या अन्य जो रसायन है उनसे नुकसान होने से बचाती है। इस तरीके की ये आप परत देख पा रहे होंगे। ये जो परत होती है श्लेष्म झिल्ली की ही होती है। और यहीं पर दोस्तों गैस्ट्रिक जो ग्रंथियाँ होती हैं, उनसे जो जठर रस निकलता है, वो भी ग्रंथियाँ इसी में पाई जाती हैं, आमाशय में। किसमें? आमाशय में, पेट में। यहीं पर दोस्तों भोजन टूटता है, यानी छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। उसी को हम दोस्तों काइमा कहते हैं। क्या कहते हैं? काइमा कहते हैं। तो आप समझ चुके हैं कि जब भोजन जो है किस तरीके से आमाशय में आता है, और यहाँ पर HCl अम्ल जो है क्या करता है? उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। यहीं पर दोस्तों अभी जो है जठर रस यहाँ पर आता है। जठर रस भी अपना कार्य करता है। तो वो सारी चीज़ें भी हम समझेंगे कि जैसे जठर रस जो है क्या करता है। सबसे पहले ये क्या करता है? HCl अम्ल जो है इसको दोस्तों अम्लीय माध्यम में बदल देता है। क्या करता है? HCl अम्ल जो है इसको अम्लीय बना देता है। अम्लीय का मतलब खट्टा कर देता है, इस भोजन को अम्लीय कर देता है। तो वो सारी चीज़ें हम समझेंगे। जैसे इसी प्रकार दोस्तों जठर रस इसको पचाने में बहुत सहायक है। तो वह किस तरीके से कार्य करते हैं, तो रसायन, तो वह समझेंगे कि यह जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको HCl अम्ल कहते हैं, यह क्या कार्य करता है। यह दोस्तों कुछ कार्य ऐसे करता है कि अन्य जो रसायन होते हैं, इसमें कुछ एंजाइम्स और भी पाए जाते हैं, उनको सक्रिय कर देता है। वो सक्रिय होने पर दोस्तों कुछ पोषक तत्वों का जो है पाचन करने में सहायक होते हैं। सबसे पहले भोजन को तोड़ने में भी सहायक है, और अन्य जो रसायन है उनको भी सक्रिय करता है। जैसे आप यहाँ पर समझेंगे, यहाँ आप समझ सकते हैं कि एक होता है पेप्सिनोजन, एक एंजाइम होता है। जब भी वह HCl से क्रिया करता है तो वह सक्रिय हो जाता है और पेप्सिन में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? पेप्सिन में। कौन सा होता है? पेप्सिनोजन होता है। वह दोस्तों आमाशय में ही पाया जाता है। और HCl अम्ल जैसे ही निकलता है तो वह पेप्सिन में बदल जाता है। और पेप्सिन क्या कार्य करता है दोस्तों? पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। क्या करता है? पेप्सिन प्रोटीन का पाचन में सहायक है। फिर पहले कौन सा था? पेप्सिनोजन था। पेप्सिनोजन HCl से क्रिया करता है। क्रिया करने के पश्चात यह बदल जाता है पेप्सिन में, और पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करने में सहायक है। यानी कि यह प्रोटीन का पाचन करता है। इसी प्रकार दोस्तों अगला आप समझेंगे, यहाँ आप समझ सकते हैं कि एक होता है प्रोरेनिन। क्या होता है? प्रोरेनिन एक एंजाइम होता है जो कि HCl अम्ल के साथ क्रिया करता है और रेनिन में बदल जाता है। क्या किस में बदल जाता है? रेनिन में बदल जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप समझ सकते हैं। दूसरा है दोस्तों, यह क्या कार्य करते हैं? यह क्या करते हैं कार्य दोस्तों? प्रोटीन का पाचन किस तरीके से होता है, यहाँ पर समझ सकते हैं कि जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन जैसे ही दोस्तों पेप्सिन, यानी ये वाला जो दोस्तों आप समझ पा रहे हैं कि पेप्सिनोजन था, वही किस में बदल गया है? पेप्सिन में। और यही पेप्सिन जो है दोस्तों इस प्रोटीन से क्रिया करके, यानी कि ये पेप्सिन जो है किससे कर रहा है क्रिया? प्रोटीन से। वह बदल देगा इसको, प्रोटीन को पेप्टाइड्स में या पेप्टोन्स में तोड़ देता है। किस में? पेप्टाइड्स में या पेप्टोन्स अणुओं में तोड़ देता है। किसको? प्रोटीन को। इसी प्रकार दोस्तों अभी हमने पढ़ा था कि एक प्रोरेनिन था। कौन सा एंजाइम था? प्रोरेनिन। जैसे ही उसने HCl अम्ल से क्रिया करी तो वह रेनिन एंजाइम में बदल गया। एंजाइम में बदल गया। तो यही जो रेनिन एंजाइम है दोस्तों, एक दूध में केसिन नाम की प्रोटीन होती है। यह दोस्तों रेनिन से जैसे ही क्रिया करती है तो वह किस में बदल जाती है? पैराकेसिनेट में बदल जाती है।
ये क्या करता है, दूध में जो केसिन नाम की प्रोटीन होती है उसको तोड़ देता है पैराकेसिनेट में। और पैराकेसिनेट को भी दोस्तों यही जो पेप्सिन है यह क्या करता है, प्रोटीन को तोड़ता ही है। तो यह पेप्सिन भी पेप्टाइड्स में तोड़ देता है, क्योंकि प्रोटीन को भी पहले किस में तोड़ रहा था, पेप्टाइड्स में ही तोड़ रहा था। या फिर से समझेंगे आप कि यह क्या होता है, केसिन नाम की जो प्रोटीन होती है वह दूध में पाई जाती है, उससे दोस्तों रेनिन एंजाइम जो है क्रिया करता है। रेनिन कब बना था, प्रोरेनिन था, प्रोरेनिन HCl अम्ल से क्रिया करके बना था रेनिन। क्या बना था, जैसे ही HCl अम्ल से यह प्रोरेनिन क्रिया करता है तो यह बदल जाता है रेनिन एंजाइम में। और यही रेनिन एंजाइम जो है जो कैसीन प्रोटीन होती है उससे क्रिया करके उसको पैराकैसिनेट में यह रेनिन एंजाइम उसको तोड़ देता है, क्योंकि यह एक प्रोटीन है। इस प्रोटीन का पाचन कौन करेगा, यही पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। याद रखेंगे, पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। इसी प्रकार पैराकैसिनेट जो प्रोटीन बनी है इसका एंजाइम जो पेप्सिन एंजाइम है यह कर देगा, किस में तोड़ देगा, इसको पेप्टाइड्स में, या कहें तो पेप्टोन्स में यह इसको तोड़ देता है। तो इस तरीके से आपको समझ आया होगा। तो आप यदि दोस्तों जरा सा भी समझ पा रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताया करें। आगे हम समझेंगे कि छोटी आंत में जो है भोजन का पाचन किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण पॉइंट आप यहाँ पर पढ़ेंगे, यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि इसकी लंबाई 6 से 6.5 मीटर होती है, जैसा कि मैंने अभी आपके लिए बताया था। और इसका व्यास जो है लगभग 1 इंच होता है। कितना होता है, 1 इंच। इसकी जो लंबाई जो है कितनी है, 6 से 6.5 मीटर तक होती है। इसके भी दोस्तों मुख्य 3 भाग होते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा था दोस्तों, किसके पढ़े थे, आमाशय के पढ़े थे। अब दोस्तों हमने किसके पढ़े थे, आमाशय, या कहें तो पेट। आमाशय का दोस्तों सबसे ऊपर वाला हिस्सा कौन सा था, यहाँ पर जो सबसे ऊपर था जिसको हम कह रहे थे, क्या कह रहे थे बताइए, कार्डियक। उसके बीच में वो फंडिक था और सबसे नीचे पाइलोरिक था। इसी प्रकार दोस्तों इसके भी कुछ मुख्य भाग होते हैं, वह यहाँ पर आप समझ सकते हैं, यहाँ पर लिखे हुए हैं। जैसे कि ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, ये छोटी आंत के मुख्य पार्ट होते हैं। क्योंकि यहाँ से दोस्तों कई बार प्रश्न पूछा गया है, कभी कभी इनको ही एग्जाम्पल में लिख देता है और पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा छोटी आंत का पार्ट है या फिर नहीं है। तो ये इनको भी दोस्तों आप जो है ध्यान रखेंगे कि छोटी आंत में दोस्तों यकृत और अग्नाशय, यकृत और अग्नाशय, जिसे हम पैनक्रियाज के नाम से जानते हैं, श्रावण छोटी आंत यानी ड्यूडेनम में भेजता है। यानी कि मैंने अभी आपके लिए बताया था कि यकृत से क्या निकलता है, पित्तरस, और अग्नाशय से कौन सा निकलता है, अग्नाशयी रस। वो छोटी आंत के ड्यूडेनम जो भाग होता है या कहते जो पार्ट होता है इसी में भेज देता है। कौन भेज देता है, अग्नाशय और यकृत से निकल करके। यहाँ पर जो पित्ताशय, पित्ताशय से निकलकर कौन आता है, पित्तरस आता है, क्योंकि इसको पित्त की थैली कहते हैं। पित्तरस रहता है, यही पित्तरस जो है आकर के छोटी आंत में उसके ड्यूडेनम पार्ट में आकर के भोजन में मिल जाता है। आगे हम दोस्तों यकृत के बारे में समझेंगे कि यकृत किस तरीके से कार्य करता है। जैसा कि इसको आप संरचना इसमें समझ सकते हैं आप। जैसा कि दोस्तों आप समझ सकते हैं कि यकृत जो है क्या कार्य करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में तोड़ता है, उसको संग्रहित कर लेता है, उसका संग्रहण कर लेता है, पित्तरस का श्रावण करता है। ये सारी चीज़ें दोस्तों हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप समझेंगे कि इस तरीके से हम यकृत के बारे में भी समझेंगे। जैसे कि यकृत जो है कौन कौन से विटामिन को स्टोर करता है, विटामिन ए, डी, ई और के का विटामिन का संग्रहण कर लेता है। यहाँ पर दोस्तों हम समझेंगे कि यकृत के कौन कौन से कार्य हैं, और इस तरीके से दोस्तों यकृत के बारे में लगभग डिटेल में ही पढ़ेंगे और अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो दोस्तों क्लास आपके लिए ज़रा सी भी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी प्रकार दोस्तों हम पढ़ेंगे पित्तरस होता है, किस तरीके से कार्य करता है, पित्तरस के जो भी कार्य हैं वो सारी चीज़ें हम जैसे आप समझ सकते हैं कि पित्तरस का जो pH मान होता है दोस्तों 7.9 से 8.5 तक होता है, जिसको आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर दोस्तों कई बार प्रश्न पूछा गया है कि 7.9 से 8.5 तक होता है। इसका पीला हरा रंग होता है और इसमें कोई भी एंजाइम्स नहीं पाए जाते। किस में दोस्तों, पित्तरस में। तो ये कहाँ से निकल रहा था दोस्तों, यकृत से निकलता है पित्तरस। कहाँ से निकलता है, यकृत से। तो दोस्तों इस तरीके से आप जो समझ सकते हैं।
जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है कि अभी हमने दोस्तों क्या पढ़ा, थोड़ा सा पाचन तंत्र के बारे में कुछ डिटेल में पढ़ा। और भी क्लास दोस्तों आगे की जो क्लास हैं वह भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। दोस्तों यहाँ पर आप समझ चुके होंगे कि मैं जो लगभग जितनी भी जो भी क्लास हैं आपके लिए पढ़ा रहा हूँ वह लगभग डिटेल में ही पढ़ा रहा हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि क्लास दोस्तों आपको ज़रा सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी पढ़ाई को स्टडी को अच्छे तरीके से करते रहें, साथ ही अपने देश को बेहतर बनाते रहें। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।